Hello students, today our topic is organization design and types of organization structure. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन? तो अब ये नॉर्मली जो डिज़ाइन का मतलब हम समझते हैं ये वो डिज़ाइन नहीं है. अब ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्डिंग्स का डिज़ाइन कैसा होगा, वहाँ के फर्नीचर्स की डिज़ाइंस कैसी होंगी, ठीक है, वहाँ के जो वॉल में जो पेंट होगा वो उसके डिज़ाइंस कैसी होंगी, ये वो डिज़ाइन नहीं है. यहाँ पे डिज़ाइन मीन्स क्या है कि हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. तुम लोगों को याद हो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, कुछ लेवल्स होते हैं. क्या लेवल्स होते हैं? वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज होती है उनका एक हायरार्की क्रिएट किया जाता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये हम लोगों ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर क्या है कि उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं. मीन्स किस तरह के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करेंगे, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा. ये सारी चीज़ें जब हम क्लियरली डिफाइन करके और एवरी इंडिविजुअल को क्या करते हैं, पोजिशनिंग कर देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है, या फिर कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का मतलब क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन रेफर्स to the process of creating hierarchy in the organization structure. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम हायरार्की क्रिएट करते हैं. किस चीज की हायरार्की क्रिएट करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ऑथोरिटीज की, ठीक है, ये हम हायरार्की क्रिएट करते हैं. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइनिंग द फ्लो of responsibility and authority within the structure in an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो क्या करना है, एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, देन उसकी पोस्टिंग करनी है ना. कोई ना कोई जाहिर सी बात है कि सुपीरियर होगा, कोई ना कोई सबऑर्डिनेट्स होगा, तो उसको किस तरह से हम स्ट्रक्चर वाइज इस तरह से हम उसको सेट करें कि इजीली हम कमांड दे सके और इजीली हमारा जो है सारा का सारा वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए. तो उसी हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन. अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सुटेबल होंगे. अगर स्मॉल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें ऑपरेट करना ऑफकोर्स ईजी होगा, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही उसे ऑपरेट करना, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर नज़र बनाए रखना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो हम जितना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बना पाएंगे, जितना इफेक्टिव हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से हम अच्छी तरह से टास्क जो है वो हम कंप्लीट करवा पाएंगे. ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन. आई थिंक क्लियर हुआ. ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन डिफाइंस हाउ वेरियस टास्क दैट हैव टू कैरीड आउट achieve organizational objectives are to be divided and how the available resources are to be deployed. Of course, organization डिज़ाइन जब हमारा बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्टिव होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उस गोल को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम क्या कर पाएंगे, रीच कर पाएंगे. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का अच्छी तरह से इफेक्टिव वे में जो है इम्प्लीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है. आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होते हैं और किस किस तरह से उसको कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो होता है या बेसिक जो होता है वो क्या है, हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन है. अब ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है, ये समझते हैं
हाँ, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है अब? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे या जो भी हमारा वहाँ पे स्टाफ जो होंगे वो डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने वर्क के। मीन्स यहाँ पर हम जो है ना डिपार्टमेंट्स जो है वो फंक्शन वाइज क्या करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग जब पढ़ा था तब हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से फंक्शन वाइज वहाँ पे क्या करते हैं, टास्क को जो क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समटाइम ऑथोरिटी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, समटाइम्स फंक्शन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बट लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, डिपार्टमेंट के जो भी हेड होंगे वो डायरेक्टली क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने वर्क के लिए। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है और इसे जो है ना यूज करना बहुत ही इजी है। और ये जो एप्लीकेबल होता है, ये जो बेसिकली जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मिलिट्री फॉर्म, इजी टू कंट्रोल। इसे मिलिट्री फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन सुपीरियर के थ्रू आएंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे हम जो सबऑर्डिनेट्स को है वो उनको फॉलो करना है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को अपने आइडियाज वगैरह जो है वो एक्सप्लेन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसे मिलिट्री फॉर्म भी कहा जाता है। और ये बहुत ही सिंपल होता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये इजी टू कंट्रोल होता है, ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये इजी टू कंट्रोल भी होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये प्रिंसिपल ऑफ कमांड जो है वो फॉलो किया जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स जो भी हमारा जो कमांड होगा वो एक ही पर्सन से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक ही पर्सन को कमांड दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाएगा। कहाँ पे फॉलो किया जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, स्पैन ऑफ सुपरविजन जो है वो लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। मीन्स एक जो सुपीरियर होगा उसके अंदर लिमिटेड ऑफ एम्प्लॉयज ही होंगे जिनको उनको सुपरवाइज करना होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद और क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। मीन्स ऊपर से जो भी हमारा ऑर्डर आएगा वो नीचे वाले मैंने कहा कि फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो क्रिएट हो रहा है वो कौन सा कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू सिमिलर ग्रुप्स। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि सिमिलर टाइप्स के ग्रुप्स के साथ में क्या करेंगे, एक्टिविटीज को डिवाइड कर देंगे। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट इट्सेट्रा। ठीक है, और ये सुटेबल है किसके लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेस होंगे वहां पे हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुटेबल होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, ये इजी टू फॉर्म है। बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। साथ में इसका एडवांटेजेस एक और क्या है, कैन नॉट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि ये इतना सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ पर इतनी सिंपली यहाँ पे क्लेरिफिकेशन होती है सबके अथॉरिटीज की, राइट्स की, कि यहाँ पे कोई भी बंदा जो है ना किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता अपने टास्क के लिए। ठीक है, इसलिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने वर्क के लिए। साथ ही क्या है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पे अब प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग मीन्स क्विक डिसीजन मेकिंग। हम यहाँ पे जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता ही है कि बिजनेस में जितना क्विक एंड फास्ट डिसीजन लेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आए, क्योंकि हम जितना डिले डिसीजन लेंगे अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसका और एक एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन होता है। फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इजीली कम्युनिकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशंस भी होते हैं सारे एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ
लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम करेंगे, एडवांटेजेस क्या क्या समझा कि ये क्या है, इजी टू फॉर्म, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कैन नॉट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैसिलिटेट्स कंट्रोल, ये होगा हमारा। उसके बाद क्या होता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होता है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इसके। ओके, डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जो है वो कमी होती है। जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे लोग जो है वो उनका अपने वर्क में जो है वो एक्सपर्ट्स ही हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जो है वो कमी आ जाती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे जो कि मैंने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है ना, तो ये एक क्या है इसका डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की भी यहाँ पे कमी हो सकती है हमारे और लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कहा कि क्या आता है, मिलिट्री फॉर्म यूज किया जाता है, मीन्स जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको ये राइट्स नहीं है कि वो खुद के हिसाब से कोई डिसीजन ले सके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है ऐसा मे बी अगर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी उसके सुपीरियर के द्वारा बोला गया है, हो सकता है उससे बेटर आइडिया उसके एम्प्लॉय के पास हो, मीन्स सबऑर्डिनेट के पास हो, जस्ट बिकॉज वो अपना बेटर आइडिया जो है वो यूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली क्या है, जो भी कमांड दिया जाएगा वो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो उनकी मोटिवेशन में थोड़ी सी कमी आ सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे ह्यूज प्रेशर ऑफ वर्क होता है, तो वर्क का प्रेशर भी जो है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो लिखा है नो पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर ऑफिशियल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, जब पार्टिसिपेशन का मौका नहीं देंगे, उनको इन्वॉल्व करने का कोई भी राइट नहीं देंगे, तो क्या होगा, उनके थोड़ा से लैक ऑफ मोटिवेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और साथ में मैंने क्या किया कि ह्यूज प्रेशर ऑफ वर्क रहता है, मीन्स वर्क का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है, डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड स्केयर टैलेंट, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में क्या हो जाता है कि टैलेंट की भी थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि टोटली हम यहाँ पे डिपेंड होते हैं जो भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके ऊपर, वो भी जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे बिल्कुल उसी को आंख बंद करके हमें फॉलो करना है इसके अंदर। तो ये था हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोगों को अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके जो है स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। ये देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर के अंडर में मैंने क्या कहा कि फंक्शनल वाइज डिपार्टमेंट्स डिवाइड रहते हैं, यहाँ पे जस्ट 3 डिपार्टमेंट्स ही शो किए हैं, बट अलग अलग जैसे कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और सेल्स जो है वो आ जाएगा डिपार्टमेंट, और हमारा परचेस डिपार्टमेंट इस तरह से, तो यहाँ पे जस्ट 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर होगा और फाइनेंस मैनेजर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर जो भी है सुपरवाइजर या फोरमैन, एंड उसके नीचे कौन आएगा, वर्कर आएंगे जो भी है, फाइनेंस मैनेजर के नीचे कौन आएंगे, क्लर्क आ जाएंगे, उनके अकाउंटेंट्स क्लर्क ये लोग आ जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर जो भी सेल्समैन वगैरह होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो देख रहे हो तुम कितना सिंपल है ये, सिंपली मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन किया गया है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, तो ये बहुत इजीली हम इसको फॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो वहाँ पे हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए 2 चीज़ें सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि लाइन पोजीशन समझना होगा और स्टाफ पोजीशन समझना होगा। लाइन पोजीशन मतलब वो लाइन पोजीशन के अंदर हमारे वो आएंगे स्टाफ जो डायरेक्टली उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है।
A position in the direct chain of command that is responsible for the achievement of an organization's goals. जो भी organizations के goals है उसको achieve करने के लिए directly जो है ना line position वाले जो staff होंगे वो responsible होंगे. Staff position वाले जो होंगे उनका क्या काम है अब यहाँ पे? तो staff position का मतलब क्या है? तो staff position means ये यहाँ पे जो होंगे ना staff position means experts. यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे. तो पोजीशन इंटेंडेड टू प्रोवाइड एक्सपर्टाइज एडवाइस एंड सपोर्ट फॉर द लाइन पोजीशंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे स्टाफ पोजीशन मीन्स यहाँ पे जो हमारा है एक्सपर्ट्स होंगे, है ना. एक्सपर्ट्स जो है वो एडवाइस करेंगे किसको? लाइन पोजीशन को. मीन्स यहाँ पे ईच एंड एवरी टास्क जो है ना वो एक्सपर्ट्स के साथ में कंप्लीट किया जाएगा. अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स जो होंगे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा. जैसे कि अगर मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो सबसे अच्छा मार्केटिंग के बारे में कौन बता सकता है? जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो. अगर मुझे फाइनेंस के मामले में कुछ अगर डिसीजन लेना है या कंपनी को डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट पे हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा हमारा, तो इसके बारे में सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट जो है डिसीजन वो कौन बता सकता है? जो फाइनेंस का स्पेशलिस्ट हो, है ना, कि हमें कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो जो भी फाइनेंस का स्पेशलिस्ट पर्सन होगा आई थिंक वो उसका ज़्यादा ग्रेट नॉलेज होगा इसके ऊपर. इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थे हमारे पास? लाइन पोजिशन वाले स्टाफ थे, सिर्फ ये स्टाफ थे. पर यहाँ पे क्या क्या ये उससे एक लेवल आगे की है. यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम साथ में एक्सपर्ट्स को भी डाल रहे हैं, है ना, स्पेशलिस्ट को भी डाल रहे हैं, ताकि हमारा जो है ईच एंड एवरी जो टास्क है वो बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हो, किसी भी चीज में कोई भी कमी ना रहे, है ना. तो यहाँ पे एक और हमारा साथ में ऐड हो जा रहा है. और ये जो है यहाँ पे ये जो है हम ये स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर एप्लीकेबल नहीं कर सकते. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना. मीडियम टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे एप्लीकेबल होता है. ओके, तो इसके एडवांटेजेस को समझ लेते हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस. तो यहाँ पे हमारा जो है तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होंगे उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने लाइंस में क्रिएट किया था. सॉरी, मैं पहले फीचर्स बता देती हूँ इसके, उसके बाद एडवांटेजेस में आते हैं. ठीक है, और यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट एप्लीकेबल. हमने पढ़ा था साथ में क्या कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल था, बट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. इंटायर वर्क हेडेड बाय डिपार्टमेंटल मैनेजर अंडर. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वर्क है वो सारा का सारा जो है वो कंप्लीटेड किसके थ्रू होता है? जो भी डिपार्टमेंटल जो भी हमारा हेड होंगे या डिपार्टमेंटल जो भी मैनेजर होंगे, तो इंटायर वर्क हेडेड बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर. एंड अंडर दिस 3 फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी क्रिएट करते हैं. एक फंक्शनल अथॉरिटी होती है, लाइन अथॉरिटी होती है, एडवाइजरी अथॉरिटी होती है. ठीक है, लाइन अथॉरिटी होती है और ये हमारा आ गया फंक्शनल अथॉरिटी होती है. फंक्शनल अथॉरिटी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, एडवाइज आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है ये अथॉरिटीज है. ठीक है, और ये किसके ऊपर सुटेबल होगा, ये मीडियम एंटरप्राइज में क्या होगा, सुटेबल होगा. और यहाँ पे क्या होती है, अनलिमिटेड स्पैन ऑफ सुपरविजन होती है. ठीक है, सुपरवाइजर के पास जो है वो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ लिमिटेड नहीं होते. तो यहाँ पे हमारा एडवांटेजेस में अब मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस क्या है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास स्पेशलिस्ट अब आ गए हैं, हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के. तो हम यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. किसका यूज कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो होगा तो वो प्रोडक्ट का जो भी स्पेशलिस्ट होगा उसका क्वालिटी कंट्रोल का उसका हम वहाँ पे यूज करेंगे. अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का जो स्पेशलिस्ट होगा हम उसके एडवाइजेस को, उसके आइडियाज को के थ्रू हम यहाँ पे जो है वो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो आई थिंक बेस्ट वे में जो है वो टास्क कंप्लीट हो पाएगा. तो सबसे पहला इसका एडवांटेजेस यही है, चूंकि यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होते हैं एक्सपर्ट्स पैनल, तो यहाँ पर जो है हमें एडवांटेजेस मिलती है स्पेशलाइजेशन की. तो ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय
स्पेशलिस्ट मीन्स यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सबका अपना एक क्या होगा, अपना एक स्पेशलिस्ट का क्या होगा, टीम होगा। सपोज अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग से एक टीम ऑर्गेनाइज की जाएगी जो हमारा फाइनेंस स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, उनको एडवाइस करने के लिए। और जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे जो भी डिसीजंस लेंगे वो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारी मोर इफिशियंसी होगी। नेक्स्ट एडवांटेजेस ये भी होगा हमें यहाँ पे कि हमारा जो वर्क है वो मोर इफिशियंटली कंप्लीट होगा, मीन्स ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट होगा, है ना। रॉन्ग होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, ठीक है। क्योंकि हम रिजिड कोई भी चीज़ जो है वो अगर रखते हैं तो वो इन फ्यूचर जाकर प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। ओके, जनरेट्स मोराल ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे इसकी हेल्प से हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोराल जो है वो भी बूस्ट होता है। जबकि हम लोगों ने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि उनका मोराल थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो उनको जो है एक्सपर्ट्स की पैनल मिलती है, साथ ही साथ उनको अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देने का भी जो है वो राइट होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका एम्प्लॉयज का जो मोराल है वो बूस्ट हो जाता है ना। यहाँ पे साथ में ये क्या करता है, इट इनकरेज स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स स्कोप फॉर ग्रोथ, है ना। एम्प्लॉयज को यहाँ पे क्या करते हैं ये उनके करियर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं, उनके स्किल्स डेवलपमेंट में भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज जो है वो ऑलवेज मोटिवेटेड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बर्डन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि साथ में हमारे क्या एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे बर्डन भी कम हो जाता है। और यहाँ पे जो प्लानिंग होती है वो भी ज़्यादा इफिशियंट हो पाती है, क्योंकि जो भी प्लान किया जाता है वो ऑफ कोर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू किया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा इजी हो जाती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसा कि हर एक चीज़ की होती है ना। तो चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं। अगर उसे हम इफेक्टिवली अगर यूज़ ना करें तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर नन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कमिटीज़ इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे किसी एक पर्सन का जो है वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज अगर हम किसी डिपार्टमेंट को अगर हम बोलते हैं कि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, तो वो क्या कहेंगे, वो डाल देंगे इसको एक्सपर्ट पैनल पे, एक्सपर्ट पैनल डाल देगा किसके ऊपर, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे कि अगर सही से अगर वर्क ना करे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट और ईच एंड एवरी एम्प्लॉई अपने टास्क को, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी में हिंडर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी तरह से यहाँ पे जो है डिवीजन ऑफ अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही हमारा जो है डिवीजन ऑफ अथॉरिटी जो अच्छी तरह से अगर ना हो तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिसएडवांटेजेस निकल के आ जाएगा इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, चूंकि हर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करना जो है वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा डिले डिसीजन मेकिंग होता है। मीन्स प्रॉम्प्ट डिसीजन जो हम लोगों ने देखा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। यहाँ पे चूंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स पैनल इन्वॉल्व होते हैं कि उनको आपस में डिस्कशन करने पे देन डिसीजन लेने पे टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले डिसीजन हो जाता है। और समटाइम्स अगर डिले डिसीजन हो जाए तो क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो हाथ से निकल जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमारा जो है डिसएडवांटेजेस है फंक्शनल का। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों का मिक्सचर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और हमने जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा उसका, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन एंड और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है यहाँ पे, देयर आर टू फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल लाइन एंड स्टाफ, जैसा मैंने भी कहा
कि लाइन एंड स्टाफ दोनों को मिलाकर, जैसे लाइन का मतलब तुम्हें पता है वो स्टाफ जो डायरेक्टली, वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टली उस चीज़ से रिलेटेड हो, और स्टाफ का मतलब जो एक्सपर्ट्स हमारा पैनल हो वो है ना। स्टाफ ऑफिसर प्रोवाइड असिस्टेंस एंड लाइन ऑफिसर एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो स्टाफ ऑफिसर का काम क्या होता है, एडवाइस देना, और लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका काम क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करना, जो भी एडवाइस दिया उनको एग्जीक्यूट करना। स्टाफ ऑफिसर गिव्स नेसेसरी एडवाइस, ऑफकोर्स स्टाफ ऑफिसर जो है वो क्या करते हैं, नेसेसरी जो भी एडवाइस है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ कमांड भी देंगे। साथ में क्या होगा हमारा, अंडर दिस लाइन ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफिसर वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। एक चीज़ यहाँ पे क्या होती है, कोई रिलेशन इस तरह का नहीं होता है कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स का, है ना, मीन्स बहुत ही अच्छी तरह से एक फ्रेंडली टाइप का एक रिलेशन होता है कि आके कोई भी अपना जो है वो बात जो है वो रख सके बिना किसी डर के। ओके तो जब इस तरह की सिचुएशंस होती है तो जाहिर सी बात है कि जिसके भी मन में जो भी हो वो चीज़ें वो रख पाता है, और एक अच्छा डिसीजन जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो पाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्ट्रक्चर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल है, ये है हमारा मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस जो होते हैं वहाँ पे सुटेबल है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे देखो लिखा ही है, मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो बड़े एंटरप्राइजेस होंगे वहाँ पर। ओके, these organizations have direct vertical relationship between different labels and also specialists responsible for advising and assisting line managers. Such organizations have both line and staff departments, जो मैंने पहले ही कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पहले से ही रहेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, एडवाइजिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरह से। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं कहीं ना कहीं, बट जो हमने देखा था कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैनल्स जो है ना वो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम जो फंक्शनल में देखा था उसी तरह का ये है, पर यहाँ पे क्या होता है, ईच एंड एवरी जो हमारे डिपार्टमेंट होंगे उनको एक एक जो है एडवाइजरी कमेटी सभी को दी जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो स्पेशलाइजेशन जो हमने पहले ही देखा कि जब हम फंक्शनल वाले में ही हम लोगों ने देखा था कि स्पेशलाइजेशन थी, तो यहाँ पर भी हमारे क्या है एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे फुल यूज ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा। ओके, फ्लैक्सिबिलिटी हमारी इसमें ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, फ्लैक्सिबल होती है, तो मीन्स जब भी हमें ज़रूरत हो कोई भी चेंजेस लाने की तो हम इजीली चेंजेस ला सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये रिजिड स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल होते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी हमें। ओके और साथ में क्या होता है यहाँ पे हमारा रिड्यूस वर्कलोड भी होता है ऑफ लाइन ऑफिसर्स का। लाइन ऑफिसर्स का वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हो जाता है, ये रहा रिलीफ टू लाइन एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि काफ़ी सारे वर्क जो है ना वो हमारे एडवाइजरी पैनल जो है वो कर देती है। साउंड डिसीजंस जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे निकल करके आते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू। और अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनके स्किल्स वगैरह को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की और अपनी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करने की। तो दीज आर द एडवाइस ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा स्ट्रक्चर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो डॉट डॉट लाइंस देख रहे हो ये क्या है हमारी, ये है एक्सपर्ट कमिटी हमारी। सबसे ऊपर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन उसके नीचे हमारा जर्नल मैनेजर। जर्नल मैनेजर को दो लोग यहाँ पे असिस्ट करेंगे, कौन करेंगे, एक कमिटी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की, पीआर, जो तुम लोग जानते होगे आई थिंक पीआर क्या होता है, ये मार्केट में जो है वो इमेज बनाते हैं किसी भी ब्रांड का या कंपनी का या पर्सन का एक्सेट्रा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ, ये एडवाइस देंगे जनरल मैनेजर को, यहाँ से ये एडवाइस देंगे जनरल मैनेजर को। तो ये इस तरह से हो गया। इसके बाद जनरल मैनेजर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पर्सनल मैनेजर आ जाएगा, एचआर वगैरह, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्शन मैनेजर को यहाँ पे एडवाइस देने के लिए है एक पैनल। उसके बाद
प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट्स आ जाएगा, फोरमैन आ जाएगा, वर्कर्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, एक जस्ट फॉर अच्छे से समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस स्ट्रक्चर को। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है स्ट्रक्चर। इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन होने के चांसेस है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारी कमिटीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है ना, तो कंफ्यूजन तो हो गई। इफ द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड staff executive is not clearly indicated, there may be considerable confusion throughout the organization। अगर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टाफ की जो भी अथॉरिटीज है वो अगर क्लियरली अगर डिफाइंड नहीं है तो कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे पे आ सकता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवाइस इग्नोर्ड। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारे लाइन जो एम्प्लॉयज़ है वो स्टाफ एम्प्लॉयज़ के जो भी एडवाइस है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये अगर इग्नोर करते हैं तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो एज द स्टाफ ऑफिसर लैक अथॉरिटी टू पुट देयर रिकमेंडेशंस इनटू प्रैक्टिस, देयर एडवाइस मे बी इग्नोर्ड बाय द लाइन एग्जीक्यूटिव्स, ऑफ कोर्स, है ना, इग्नोर किया जा सकता है। और जैसे इग्नोर करेंगे तो जो है हम किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा। साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनकरेजेस केयरलेसनेस। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे केयरलेस चीज़ें जो है वो ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे उनको लगता है कि वो ये काम कर लेंगे, उनको लगता है वो ये काम कर लेंगे, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि केयरलेस जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाती है ना। जब हम एक साथ अगर एक ग्रुप में बहुत सारे लोग अगर काम करते हैं तो क्या लगता है हमें, कह रहे ये काम तो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, वो ही कर लेगा, खुद हम खुद ही सोच लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जबकि वो अगला भी यही सोच रहा होता है और फिर वो उस तरह से वो टास्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, एज द स्टाफ ऑफिसर इज नॉट कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ही मे नॉट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड केयर बिफोर द एडवाइस द लाइन ऑफिसर। ऑफकोर्स अगर वो कंसर्न ही नहीं है अच्छे से एग्जीक्यूशन प्लान को करने में, तो जाहिर सी बात है कि वो उतनी अच्छी तरह से ध्यान ही ना दे, है ना। दस इट सिस्टम में इनकरेज केयरलेसनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टाफ ऑफिसर। ओके, एक्सपेंसिव, ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट जो पैनल है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये उस बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल जॉनसन्स का शैम्पू भी आता है, क्रीम भी आता है ना, और ऑयल भी आता है, सॉप आता है। तो हम जॉनसन्स के बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बेसिकली इस तरह के जो कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में के साथ जो डील करती है, वो बेसिकली ये वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे फंक्शन वाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने टास्क को, प्रोडक्ट वाइज भी करेंगे, और ज्योग्राफिक टेरिटरी हो जाएगा हमारा, प्रोजेक्ट होगा, और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन अप्रोच भी होगा। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखो सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंटल वाइज हो गया हमारा, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज कर लेंगे। सपोज अगर यहाँ पे जॉनसन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जॉनसन्स जो भी है यहाँ पे ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, इस तरह से करके हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वाइज भी हो जाएगा। ज्योग्राफिकली जो भी टेरिटरी होगी उसके वाइज भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अलग अलग। यहाँ पे देखो जैसे कि नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो है प्रोजेक्ट वाइज जो भी हमारा है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इस तरह से। तो ये टोटली जो है हमारा वो है, आ जाता है इसके अंदर। तो ये हमारा है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।